Hello everyone. It's the sixth lecture of CPC and in this lecture we'll understand place of suing. Place of suing means territorial jurisdiction. हिंदी में इसको बोला जाता है प्रादेशिक क्षेत्राधिकार. Place of suing starts from section 15. Section 15 we have already discussed in the previous lecture, which says court in which suits to be instituted. Every suit shall be instituted in the court of lowest grade competent to try it. लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट में आपने सूट को इंस्टीट्यूट करना है. दिस इज अ जनरल रूल. सबसे लोवेस्ट, सबसे नीचे का जो कोर्ट होगा, सबसे छोटा जो कोर्ट होगा, वहां पे आपने सूट को इंस्टीट्यूट करना है. एंड दिस कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई योर मैटर, ट्राई योर सूट. मीन्स इट मस्ट हैव द पेक्यूनियरी टेरिटोरियल एंड द सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन. ये कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए. ये एक जनरल रूल है. आज की क्लास में हम समझेंगे सेक्शन 16 को, विच सेज सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द सब्जेक्ट मैटर सिचुएट. सूट वहां पे इंस्टीट्यूट होगा जहां पे आपका सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता है, जहां पे आपके सूट का सब्जेक्ट मैटर है या फिर लोकेट करता है या फिर सिचुएट करता है. दिस अ प्लेस कॉल्ड द्वारका इन दिल्ली. एक जगह है द्वारका दिल्ली के अंदर. मान लेते हैं यू हैव अ पीस ऑफ लैंड इन दैट प्लेस. आपके पास एक प्लॉट है द्वारका में जो कि दिल्ली में है. एंड समबडी हैज इलीगली पोसेस्ड दैट प्लॉट. किसी ने उस पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया है. नाउ यू वांट द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी. आपको उसका पोजेशन चाहिए वापस. सो व्हाट विल यू डू? यू विल इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. लेकिन ये सूट आप कहां पे इंस्टीट्यूट करोगे? वे विल यू इंस्टीट्यूट दिस सूट? यू विल इंस्टीट्यूट दिस सूट जहां पे ये आपका सब्जेक्ट मैटर है, उस एरिया का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जिस कोर्ट के पास होगा, उस कोर्ट में आपने सूट को इंस्टीट्यूट करना है. दिस इज व्हाट सेक्शन 16 सेज. सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द सब्जेक्ट मैटर सिचुएट. सूट वहां पे इंस्टीट्यूट होगा जहां पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता है, जहां पे सब्जेक्ट मैटर है. आपका जो प्लॉट है, जो पीस ऑफ लैंड है, वो द्वारका में है. द्वारका के एरिया का टेरिटोरियल जिस कोर्ट के पास होगा, वहां पे आपने सूट इंस्टीट्यूट करना है फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. आप द्वारका एरिया का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन द्वारका कोर्ट के पास है. जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा इस चीज का. तो आप फाइल करेंगे इस सूट को, इंस्टीट्यूट करेंगे इस सूट को द्वारका कोर्ट में. आप इस सूट को कड़कड़डूमा कोर्ट या साकेत कोर्ट में नहीं इंस्टीट्यूट करेंगे. उस कड़कड़डूमा कोर्ट या साकेत कोर्ट या फिर 30,000 कोर्ट के पास इस द्वारका कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है. द्वारका एरिया का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन द्वारका कोर्ट के पास है. सेम फैक्ट्स में चलते हैं. लेट्स सपोज यू हैव अ पीस ऑफ लैंड इन तिलक नगर. दिल्ली में एक जगह है तिलक नगर, और आपको फाइल करना है सूट फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. सेम फैक्ट्स हैं. समबडी हैज इलीगली पोसेस्ड दैट पीस ऑफ लैंड. किसी ने गैर कानूनी कब्जा उस पर कर लिया है. तो आप तिलक नगर एरिया का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जिस कोर्ट के पास होगा, उस कोर्ट में आपने सूट को इंस्टीट्यूट करना है. तिलक नगर एरिया का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन 30,000 कोर्ट के पास है. तो आप 30,000 कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करोगे, ना कि द्वारका कोर्ट में या फिर साकेत कोर्ट में या फिर किसी और कोर्ट में, कड़कड़डूमा कोर्ट में या फिर किसी भी और कोर्ट में. राइट? सो दिस इज व्हाट सेक्शन 16 सेज. बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हर कहीं पे इससे क्वेश्चंस बनते हैं. So let's start today's class and understand this section. Okay, section 16. Suits to be instituted where subject matter situate. सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट. जहां पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करेगा, जहां पे आपके सूट का सब्जेक्ट मैटर है, दिस सब्जेक्ट मैटर कैन बी इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी. सब्जेक्ट मैटर इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है और मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है. जहां पे आपका सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता होगा, वहां पे आपने सूट को इंस्टीट्यूट करना है. मैंने एग्जांपल देके बताया आपको द्वारका कोर्ट का, 30,000 कोर्ट का तिलक नगर में है. तो जहां पे भी आपका सब्जेक्ट मैटर है,
वो सब्जेक्ट मैटर इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है या फिर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है। जहां पे आपका सब्जेक्ट मैटर है, सिचुएट करता है, लोकेट करता है, जहां पे वो एक्चुअली है, उस एरिया का टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन जिस कोर्ट के पास होगा, उस कोर्ट में आपने सूट को इंस्टीट्यूट करना है। लेट्स रीड सेक्शन 16। सेक्शन 16 को पढ़ते हैं और वो क्या कहता है एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 16 रीड्स एज सब्जेक्ट टू द पेक्यूनियरी और अदर लिमिटेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ द सूट्स। एक बार मैं इसको लिख के बता देता हूं। सब्जेक्ट टू द पेक्यूनियरी और अदर लिमिटेशंस prescribed by any law the suits now pecuniary jurisdiction और other limitations मतलब सब्जेक्ट मैटर jurisdiction की यहां पे बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर jurisdiction और pecuniary jurisdiction भी होना चाहिए और इनके अलावा अगर कोई और limitations हैं या कोई और restrictions हैं वो भी अप्लाई करेंगी। नाउ द सूट्स क्लोज ए फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी with or without rent or profits. Clause A for recovery of immovable property with or without rent or profits. Clause B for the partition of immovable property. Clause B for partition of immovable property. Clause C for foreclosure, sale or redemption in case of mortgage or charge upon immovable property. For foreclosure, sale or redemption in case of mortgage, or charge upon immovable property. Clause D for determination of any other right or interest in immovable property. For determination of any other right to or interest in immovable property. Clause E for compensation for wrong to immovable property. For compensation for wrong to immovable property. And clause F for recovery of movable property actually under distraint or attachment. For recovery of movable property actually under distraint or attachment. अभी हम सिर्फ सेक्शन 16 को पढ़ रहे हैं। I will explain each and everything whatever there is in this section 16. सेक्शन 16 में जो भी है सारी चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके सारे क्लोजेस को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। नाउ द लास्ट क्लोज, इफ यू विल सी the last clause of section 16 that talks about movable property and the rest of the clauses of section 16 वो सारे के सारे immovable property के बारे में बात कर रहे हैं। क्लोज A to क्लोज E immovable property के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्लोज F जो है that talks about for recovery of मूवेबल प्रॉपर्टी, सिर्फ क्लोज F है जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है। बाकी के सारे क्लोज A टू क्लोज E दे आर टॉकिंग अबाउट द इमूवेबल प्रॉपर्टी। नाउ इसके बाद क्या है? शैल बी इंस्टीट्यूटेड, द सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएट। shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situate. Shall be instituted
shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situate. shall be instituted, कहां पे इंस्टीट्यूट होगा? shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction. local limits मतलब यहां पे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात हो रही है. टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन of whose jurisdiction the property is situate. जिस भी कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में, लोकल जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, वहां पे सूट इंस्टीट्यूट होगा. राइट, दिस इज सेक्शन 16 और this is what section 16 talks about. Suits to be instituted where the subject matter situate subject to the pecuniary or other limitations prescribed by any law. The suits shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situate. कहां पे इंस्टीट्यूट होगा? जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है. Now the suits for recovery of immovable property with or without rent or profits. ये सारे के सारे क्लोजेज, और ये क्या है, इसका मतलब क्या है, विद और विदाउट रेंट का मतलब क्या है, हर एक चीज़ हम बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. एक एक वर्ड को मैं डाइसेक्ट करके आपको बताऊंगा. बट अभी के लिए आई जस्ट वॉन्ट यू टू हैव अ लिटिल होल्ड ऑन दिस सेक्शन. यू मस्ट नो द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस सेक्शन. थोड़ा सा आपका एक मैं ग्राउंड बेस बना रहा हूँ कि आपको इस सेक्शन की समझ हो जाए कि क्या इसमें सेक्शन में लिखा हुआ है और कौन से क्लोज में क्या लिखा है, क्या कहता है. राइट, फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट्स. क्लोज बी फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. क्लोज सी फॉर फोरक्लोजर, सेल और रिडेम्पशन इन केस ऑफ मॉर्गेज और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी. ये सारी चीजें हम समझेंगे कि इनका क्या मतलब है. क्लोज डी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट टू और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड क्लोज एफ फॉर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी actually under distraint or attachment shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situate. कहाँ पे इंस्टीट्यूट होगा? जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है. राइट, सो सेक्शन 16 ये कहता है. राइट, एक बार मैंने सेक्शन 16 को पूरे को आपको लिख के बता दिया है. सेक्शन 16 सब्जेक्ट टू द पिक्यूनरी और अदर लिमिटेशंस prescribed by any law. Suits clause A for the recovery of immovable property with or without rent or profits. Clause B for the partition of immovable property. Clause C for foreclosure, sale or redemption in case of a mortgage or charge upon immovable property. Clause D for determination of any other right or interest in immovable property. Clause E for compensation for wrong to immovable property, and clause F for recovery of movable property actually under distraint or attachment shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situate. वहां पे इंस्टीट्यूट होगा जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है. उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन, जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, वहां पे इंस्टीट्यूट होगा. राइट, क्लोज आपको इस तरीके से याद में, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड मेक यू लर्न दिस सेक्शन. क्लोज ए में क्या है? फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में क्लोज ए बात कर रहा है. राइट, विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट्स. रेंट के साथ भी आप इसको फाइल कर सकते हो, विदाउट रेंट और प्रॉफिट्स भी आप इसको फाइल कर सकते हो. क्लोज बी फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. अगर आपने सूट फाइल किया है फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो क्लोज बी में है. क्लोज सी कहता है फॉर फोरक्लोजर, सेल और रिडेम्पशन इन केस ऑफ मॉर्गेज. अगर मॉर्गेज का केस है तो फोरक्लोजर, सेल और रिडेम्पशन अगर हुआ या फिर चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो क्लोज सी में आ जाता है. क्लोज डी कहता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट टू और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी.
क्लोज ए बी सी के अंदर जो राइट्स आ गए उनके अलावा फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट मतलब क्लोज ए से क्लोज सी के अंदर जो राइट्स हैं उनके अलावा फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट क्लोज डी में आ जाता है। क्लोज ई कहता है फॉर कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को कोई रॉन्ग हुआ है, किसी ने रॉन्ग कमिट किया तो उसके लिए अगर कॉम्पनसेशन चाहिए तो क्लोज ई में आ जाइए। एंड क्लोज एफ कहता है फॉर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। नाउ प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, देयर इज ओनली क्लोज एफ इन सेक्शन 16। सेक्शन 16 में सिर्फ क्लोज एफ है जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, बाकी क्लोज ए से लेके क्लोज ई तक इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। फॉर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट, मूवेबल प्रॉपर्टी जब डिस्ट्रेंट या अटैचमेंट में, ये क्या है इन सबको हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, लेकिन अभी के लिए आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि सेक्शन 16 में कहां पे क्या लिखा हुआ है। फॉर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट, अब लास्ट में क्या लिखा है, शैल बी इंस्टीट्यूटेड, ये सारे के सारे सूट कहां पे इंस्टीट्यूट होंगे, शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएट, वहां पे इंस्टीट्यूट होंगे जहां पे ये प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर या फिर प्रॉपर्टी आपकी सिचुएट करती है, जहां पे ये प्रॉपर्टी या सब्जेक्ट मैटर है लोकेट करती है, वहां पे इंस्टीट्यूट होंगे। राइट, नाउ देयर इज अ प्रोवाइजो एज वेल, प्रोवाइजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड विद द रिलीफ सोर्ट कैन एंटायरली बी ऑब्टेन्ड बाय वेयर, मैं एक बार लिख देता हूं आपको, वेयर the relief sought can entirely be obtained through personal obedience, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको याद रखनी है। विद द रिलीफ सोर्ट कैन एंटायरली बी ऑब्टेन्ड थ्रू द पर्सनल ओबीडियंस ऑफ द डिफेंडेंट, पर्सनल ओबीडियंस ऑफ द डिफेंडेंट, द सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड, the suit may be instituted, shall be नहीं है, the suit may be instituted either in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situate, or in the court within the local limits of whose jurisdiction the defendant actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain. इनमें से किसी एक कोर्ट में आप इंस्टीट्यूट कर सकते हो, इफ इट इज अ केस ऑफ पर्सनल ओबीडियंस, अगर पर्सनल ओबीडियंस का केस है, where the relief sought can entirely be obtained through the personal obedience of the defendant, अगर जो रिलीफ आपने कोर्ट से मांगी है, जो भी सूट आपने इंस्टीट्यूट किया है, रिकवरी ऑफ पोजेशन का सूट है या जो भी सूट आपने इंस्टीट्यूट किया है, जो भी रिलीफ आप मांग रहे हो कि आपको प्रॉपर्टी या पोजेशन वापस चाहिए या जो भी रिलीफ आपने कोर्ट से मांगी है, इफ दैट रिलीफ sought can entirely be obtained through the personal obedience of the defendant, अगर उसको आप ऑब्टेन कर सकते हो थ्रू द पर्सनल ओबीडियंस ऑफ द डिफेंडेंट। पर्सनल ओबीडियंस को हम बहुत डिटेल में समझेंगे। पर्सनल ओबीडियंस का मतलब है कि आप डिफेंडेंट को पर्सनली फोर्स कर सकते हो, कंपेल कर सकते हो, उसको अरेस्ट करके या फिर उसकी किसी प्रॉपर्टी को अटैच करके आप उसको फोर्स कर सकते हो, कंपेल कर सकते हो। सो दैट इज द केस ऑफ पर्सनल ओबीडियंस। इफ द रिलीफ sought can entirely be obtained through the personal obedience of the defendant, then the suit may be, तो वो सूट कहां पे इंस्टीट्यूट हो सकता है, द सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड ईदर इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ whose jurisdiction the property is situate, or in the court within the local limits of whose jurisdiction the defendant actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain। या तो आप उसको इंस्टीट्यूट कर सकते हो वहां पे जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है, या फिर आप उस सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हो जहां पे डिफेंडेंट एक्चुअली एंड वॉलंटरीली रेजाइड्स, जहां पे डिफेंडेंट एक्चुअली एंड वॉलंटरीली रहता है, या फिर पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, जहां पे वो काम करता है, उसको सैलरी भी मिलती है, वर्क्स फॉर गेन, उसको सैलरी भी मिलती है या फिर कोई रेम्यूनरेशन भी मिलता है, और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन और कैरीज ऑन बिजनेस, या फिर जहां पे वो अपना बिजनेस कैरी करता है, जहां पे अपना वो काम धंधा करता है, तो वहां पे भी आप इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। नाउ द प्लेंटिफ बीइंग द डोमिनस लिटिस, प्लेंटिफ डोमिनस लिटिस होता है मतलब ही इज द मास्टर ऑफ द सूट, सो ही कैन डिसाइड, ही कैन चूज द फोरम,
where he wants to file the suit, where he wants to institute the suit. Plaintiff being the dominus litis. प्लेंटिफ जो होता है वो डोमिनस लिटिस होता है. डोमिनस लिटिस मीन्स ही इज द मास्टर ऑफ द सूट, वो मास्टर है सूट का. एंड ही कैन डिसाइड, ही हैज अ चॉइस टू डिसाइड द फोरम. उसके पास ऑप्शन होता है, उसके पास पावर होती है टू डिसाइड द फोरम, टू डिसाइड द कोर्ट. वो डिसाइड कर सकता है कि कौन से कोर्ट में इंस्टीट्यूट करना है सूट को, जिस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है, राइट. जैसे कि प्रोवाइजो कह रहा है कि या तो आप उस कोर्ट में इंस्टीट्यूट कर लीजिए जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, जहां पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता है, या फिर ईदर और, राइट, या फिर वहां पे इंस्टीट्यूट कर लीजिए जहां पे डिफेंडेंट या तो रहता है या फिर बिजनेस करता है या फिर पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, जहां पे वो काम करता है. इनमें से किसी जगह पे आप इंस्टीट्यूट कर लीजिए. ये चॉइस किसके पास है और ये चॉइस है कौन से केस में? दिस इज ओनली इन द केस ऑफ पर्सनल ओबीडियंस. पर्सनल ओबीडियंस के केस में है. With the relief sought can entirely be obtained through the personal obedience of the defendant. जहां पे personal obedience का केस है, जहां पे you can compel or you can force the defendant either by arresting him or by attaching some of his property. या तो उसको अरेस्ट करके आप उसको आप फोर्स कर सकते हो, पर्सनल ओबीडियंस का केस वो होता है, राइट. या फिर उसकी किसी प्रॉपर्टी को अटैच करके आप उसको पर्सनली कंपेल कर सकते हो, पर्सनली फोर्स कर सकते हो. तो अगर ऐसा कोई मैटर है जहां पे आपके रिलीफ, जो आप रिलीफ मांग रहे हो फ्रॉम द ऑनरेबल कोर्ट, वो आपको मिल सकती है. यू कैन ऑब्टेन दैट रिलीफ बाय पर्सनल ओबीडियंस, बाय ईदर अटैचिंग सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफेंडेंट और बाय अरेस्टिंग द डिफेंडेंट, या फिर डिफेंडेंट को अरेस्ट करके. मतलब वो पर्सनल ओबीडियंस का केस है. तो उस केस में आपके पास ऑप्शंस है. ऑप्शंस होते हैं प्लेंटिफ के पास, बिकॉज प्लेंटिफ इज द डोमिनस लिटिस, ही इज द मास्टर ऑफ द सूट, ही हैज द राइट, ही हैज द चॉइस टू डिसाइड द फोरम, टू डिसाइड द कोर्ट कि किस में इंस्टीट्यूट करना है, जिस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है. जैसे कि प्रोवाइजो में प्लेंटिफ के पास चॉइस है, या तो वहां पे इंस्टीट्यूट कर ले जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, या फिर वहां पे कर ले जहां पे डिफेंडेंट या तो रहता है या फिर वो काम करता है, या फिर वो उसका वो कोई जहां पे वो बिजनेस करता है. तो ये चॉइस किसके पास है? ये चॉइस, दिस चॉइस इज विद द प्लेंटिफ. प्लेंटिफ बीइंग द डोमिनस लिटिस and he has a choice to decide, he has a right or he has a choice to decide the forum कि कहाँ पे institute करना, right. So with the relief sought can entirely be obtained through the personal obedience of the defendant. The suit may be instituted either in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situate, or in the court within the local limits of whose jurisdiction the defendant actually and voluntarily resides, या फिर उस कोर्ट में जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में या तो डिफेंडेंट रहता है और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन और कैरीज ऑन बिजनेस, राइट. ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है. either in the court where the property is situate, or either in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situate, or in the court within the local limits of whose jurisdiction the defendant actually, defendant यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख देते हैं, और साफ साफ लिख लेते हैं, और the defendant actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain or personally works for gain, right. तो जिस कोर्ट के पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, यहाँ पे डिफेंडेंट या तो एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिजाइड्स, वो रहता है, या फिर कैरीज ऑन बिजनेस, जिस एरिया में वो बिजनेस करता है, या फिर पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, जहाँ पे वो काम करता है, तो वहाँ पे भी आप सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हो, राइट. तो दो जगह पे कर सकते हो, या तो प्रॉपर्टी जहाँ पे सिचुएट है वहाँ पे, या फिर जहाँ पे डिफेंडेंट एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिजाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, राइट. सो दिस इज व्हाट, and this is only in case of personal obedience, right. So ये प्रोवाइजो कहता है सेक्शन 16 का. There is an explanation as well. Explanation क्या कहती है?
explanation says that the property means the property situate in India. In this section मतलब section 16 में property means the property situate in India. प्रॉपर्टी का मतलब है प्रॉपर्टी सिचुएट इन इंडिया, जो कि इंडिया में प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, उस प्रॉपर्टी के बारे में सेक्शन 16 बात कर रहा है। अगर आपकी प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो उस प्रॉपर्टी के बारे में सेक्शन 16 बात नहीं कर रहा है। इट्स ओनली एंड ओनली टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, जो कि इंडिया में है। तो ये था सेक्शन 16। मैंने कोशिश करी कि आपको इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बता दूं। प्रोवाइजो बात करता है पर्सनल ओबीडियंस की, और वहाँ पे ऑप्शन है कि आप या तो वहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट करें जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करते हैं, या फिर वहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट करें जहाँ पे डिफेंडेंट या तो रहता है या फिर काम करता है या बिजनेस करता है, राइट। मेन सेक्शन जो है सेक्शन 16, उसमें क्लोज ए से लेके क्लोज एफ तक है, और क्लोज ए कहता है फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट, क्लोज बी कहता है फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्लोज सी कहता है फॉर फोरक्लोजर, सेल और रिडेम्पशन इन केस ऑफ अ मॉर्गेज और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्लोज डी कहता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड क्लोज ई कहता है फॉर कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, और क्लोज एफ कहता है फॉर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी actually under distraint or attachment shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situate। ये सारे के सारे सूट कहाँ पे इंस्टीट्यूट होंगे? जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, जहाँ पे प्रॉपर्टी है, राइट। तो ये सेक्शन का एक तरीके से मैंने आपको आइडिया दे दिया है। सेक्शन 16 में ये सब कुछ है। अब इसके एक एक वर्ड को, हर एक क्लोज को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब है इसका, राइट, विद एग्जांपल्स एंड विद केस लॉज।